Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का सीएनए नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधा पढ़ाई की बातें करते हैं। कल जो हमने डिस्कस किया था ऑन्कोलॉजी पार्ट फर्स्ट के बारे में, उसमें हमने ऑन्कोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था, फिर उसके बाद में कैंसर के बारे में बताया था, ट्यूमर्स के बारे में बताया था, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, किस तरह से क्या उनके वार्निंग साइन होते हैं, वार्निंग साइन के बारे में क्वेश्चन आपको ध्यान होगा CAUTION, उसके बारे में उसका एक एक जो वो एक्रोनिम बनाया गया है वो किस तरीके से बनाया गया है। वार्निंग साइन के बाद में हमने देखा था क्या ग्रेडिंग होती है, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसमें माइल्ड डिस्प्लेजिया, मॉडरेट डिस्प्लेजिया, सीवियर डिस्प्लेजिया। फिर उसके बाद स्टेजिंग देखी थी। स्टेजिंग हमने TNM के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था, ट्यूमर, लिम्फ नोड एंड मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस के बारे में बताया था। मेटास्टेसिस की दो स्टेज M0 एंड M1, लिम्फ नोड की 3 to 4 स्टेजेस और ट्यूमर की भी 4 स्टेजेस। इस तरह से हमने कल का थोड़ी देर में रिवीजन कर लिया। एक चीज आपको बताता हूँ, कोई भी क्लास हो, चाहे अपना जो कोई भी बुक हो, नेक्स्ट डे आप यदि पढ़ो तो उससे पहले आप पहले का रिवाइज करो, और जब बंद करो तब भी उसको मतलब एक तरीके से रैपिडली रिवीजन करके तब बंद करो। फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो उसका फिर से मतलब जो कल पढ़ा है उसको रिवाइज करो। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो 2 3 4 बार रिवीजन हो चुका होगा, तो इम्पोर्टेंट चीज आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। तो आज हम बात करते हैं, हम कैंसर के बारे में बात कर रहे थे। कैंसर जो अकॉर्डिंग सॉन्डर्स बुक को हम एक ऑथेंटिक बुक, एक मतलब एक तरीके से नर्सिंग वालों के लिए तो बाइबल है, वो अपने आप में ऐसी बुक है जो बेस तो उसी बुक से बनता है। जो भी हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को देखते हुए हम पढ़ा रहे हैं। बीच बीच में कुछ और चीजें भी ऐड में कर रहा हूँ, कहीं से कुछ और मिल रहा है। जैसे TNM क्लासिफिकेशन उसमें नहीं था, वो मैंने कहीं और से देख के आपको बताया है। तो ये आज बात करते हैं पेन कंट्रोल की। तो जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें पेन होता है। पेन क्यों होता है? क्योंकि जो ट्यूमर होता है उसके जो उसकी साइज यदि बढ़ती जाती है धीरे धीरे, तो वो क्या करता है, किसी और ऑर्गन के फंक्शंस को डिस्टर्ब करने लग जाता है। एक तरीके से वो किसी नर्व को कंप्रेस भी कर सकता है, तो पेन हो सकता है। किसी चीज में ऑब्स्ट्रक्शन ला सकता है, जैसे GI ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन लाया तो फिर उसके जो नॉर्मल फंक्शन है GI ट्रैक्ट के और यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, या फिर किसी दूसरे ऑर्गन में इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, किसी के अंदर घुस जाएगा, तो पेन वाली कंडीशन होती है। और पेन भी इसमें हल्का फुल्का पेन नहीं होता, पेन भी काफी सीरियस होता है। तो सबसे पहले कॉजेज की बात करते हैं। कॉजेज जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कहीं पे कोई रुकावट डाल दी, या फिर कोई किसी चीज को ट्यूमर ने कंप्रेस कर दिया, तो वो पेन वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। उसमें हम इंटरवेंशन क्या करेंगे? इंटरवेंशन ये करेंगे कि यदि माइल्ड एंड मॉडरेट पेन होगा तो हम एनएसएड और एसिटामिनोफेन, इस तरीके से जो पेन किलर आते हैं। एनएसएड की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी जो ड्रग्स आती है, जैसे एस्प्रिन है, डाइक्लोफेनिक है, सोडियम है, इस तरीके से जो ड्रग्स आती हैं वो हम माइल्ड और मॉडरेट पेन में देते हैं। लेकिन यदि सीवियर पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा, जैसे कोई नर्व से रिलेटेड पेन है या बहुत ज्यादा सीरियस पेन है, तो उस कंडीशन में हम न्यूरोपैथिक मेडिसिन देते हैं और कुछ ओपियोइड्स देते हैं। ओपियोइड्स जो होती है जैसे कोडिन सल्फेट हो गया, मॉर्फिन सल्फेट हो गया, इनको बोलते हैं ओपियोइड्स। ये जब सीरियस पेन होता है तो उस कंडीशन में दी जाती है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, यदि मान लो हमने ओपियोइड्स दिया किसी कोई जो मैलिग्नेंट ट्यूमर का पेशेंट है और उसको सीरियस पेन हो रहा है, हमने ओपियोइड्स दिया, तो उसको साइड इफेक्ट को देखने के लिए हम सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या चीज मॉनिटर करेंगे? या इसका यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे, या फिर उसकी जो वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे? तो इस तरीके से नॉर्सेट में क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो इसमें सॉन्डर्स में लिखा हुआ है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि
असेस करेंगे वाइटल साइंस को। किस चीज के लिए? जो डोज है, जो ड्रग दी है हमने, उसके साइड इफेक्ट को चेक करने के लिए हम वाइटल साइंस को असेस करेंगे। वाइटल साइंस क्या होते हैं इसमें? जनरली इसमें डिक्रीज होते हैं। यदि साइड इफेक्ट आते हैं तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है ओपियोइड्स को बहुत ज्यादा देने पर, या तो उसमें रेस्पिरेटरी रेट भी कम होती है, बीपी भी कम होता है, पल्स भी कम होती है और टेम्परेचर भी कम होता है। तो इस तरीके से वाइटल साइंस को असेस करेंगे। यदि ये वाइटल साइंस सब नॉर्मल से बिलो जा रहे हैं तो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो डॉक्टर होता है उसको हम इन्फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से मतलब वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। यदि मैंने बताया कि जो कोई नर्व से रिलेटेड कोई पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स भी दे सकते हैं और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी दे सकते हैं। ये हम साइकोलॉजी में, साइकेट्रिस्ट में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स एंटी कन्वल्जेंट होती है, कौन कौन सी एंटी डिप्रेसेंट होती है। तो ये बात करी हमने पेन कंट्रोल की। आज जो हम डिस्कस करेंगे 3-4 पॉइंट पे, पहला पॉइंट हो गया पेन कंट्रोल, दूसरी हम बात करेंगे सर्जरी पर, तीसरी हम बात करेंगे कीमोथेरेपी पर और इसके बाद एक और बात करेंगे रेडियोथेरेपी पर। तो नेक्स्ट आपने उस पे टॉपिक पे चलते हैं सर्जरी। सर्जरी ट्यूमर में, ट्यूमर को डायग्नोसिस के लिए भी, ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए भी, ट्यूमर की स्टेज को जानने के लिए भी सर्जरी की जाती है। अब सर्जरी अकॉर्डिंग टू द पर्पज, क्या हम सर्जरी का क्या पर्पज है, उस बेसिस पे सर्जरी को हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। यदि कोई प्रोफाइलेक्टिक का हिंदी में अर्थ होता है बचाव। यदि कोई ऐसा पर्सन है जिसको प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर वाली कंडीशन है या फिर उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री रही है कि कोई उसका जैसे फादर मदर है या फिर कोई ब्रदर है जो ट्यूमर, जिसको कैंसर हुआ है, मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ है, तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, और उसके भी प्री मैलिग्नेंट कंडीशन पाई गई है और सपोज करो कोई ऐसा जेनेटिक जो चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए हैं, देखे हैं कि वो आगे जाके मैलिग्नेंट ट्यूमर बन सकता है, तो उस केस में हम करते हैं प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। तो प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी वो बचाव के तौर पर, ताकि आगे जाके वो कैंसर का रूप ना ले ले, तो उस केस में हम प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी करते हैं। सेकंड हम करते हैं क्योरेटिव। क्योरेटिव का मतलब होता है ट्रीटमेंट। जैसे किसी को ट्यूमर हुआ, वो हमने अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया और उसका उसको प्रॉपर रिमूवल कर दिया, टोटल रिमूवल कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम क्योरेटिव सर्जरी, कि उसका वहीं पे ट्रीटमेंट कर दिया, इसमें हमने बचाव कर लिया उसका। तीसरा होता है कंट्रोल। कंट्रोल को हम साइटोरेडक्टिव और डीबल्किंग सर्जरी भी बोलते हैं। कई बार नाम में ही कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर बोलेगा कि हमने मतलब एक बड़ा ट्यूमर था, उसका हमने कुछ पार्ट रिमूव कर दिया सर्जरी के द्वारा, तो वो एक कौन सी सर्जरी हुई, प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी हुई या फिर क्यूरेटिव सर्जरी हुई या फिर डीबल्किंग सर्जरी हुई या साइटोरिडक्टिव सर्जरी हुई, इस तरीके से वो नाम में ही कंफ्यूज कर देगा। तो साइटोरिडक्टिव और डीबल्किंग। कंट्रोल का मतलब होता है जैसे कोई बड़ा ट्यूमर है, उसका हमने लार्जर पार्ट सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया। साइटो मतलब सेल और रिडक्टिव मतलब उसको रिड्यूस कर देना। जो ट्यूमर से जो बड़ा सेलों का एक गुच्छा बना है, तो उसमें से मेजर पोर्शन हमने सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया, तो इसलिए इसका नाम साइटोरिडक्टिव। और डीबल्किंग, बल्क मतलब होता है गुच्छा और डीबल्किंग मतलब उस गुच्छे को कम कर देना, एक तरीके से उसको आधे से ज्यादा खत्म कर देना, तो उस सर्जरी को बोला जाता है कंट्रोल सर्जरी। कंट्रोल सर्जरी का नाम ही है साइटोरिडक्टिव और डीबल्किंग सर्जरी। नेक्स्ट हम जैसे सपोज करो कोई जैसे ओवेरियन कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर स्प्रेड भी कर रहा है, तो उस केसेस में हम साइटोरिडक्टिव या डीबल्किंग सर्जरी करते हैं। और इससे हमें ये और फायदा मिलता है कि हमारे जो अदर ट्रीटमेंट जो ऑप्शंस हैं, जैसे कीमोथेरेपी है, सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, उनका भी अच्छा, वो भी अच्छा काम कर पाएंगी यदि उनका जो टारगेटेड एरिया है वो कम हो जाएगा। कंट्रोल सर्जरी में हमने मेजर पोर्शन रिमूव कर दिया है, तो अब जो कैंसर सेल है वो थोड़ी सी बची है और उन पे हम अच्छी तरह से रेडिएशन भी दे सकते हैं, मेडिसिन का भी अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ये एक तरीके से जो ट्रीटमेंट, अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, उनके भी सक्सेस रेट को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैलिएटिव सर्जरी। पैलिएटिव सर्जरी क्या होता है? इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे मान लो ट्यूमर है, सपोज करो कोई कैंसर है और वो थर्ड स्टेज में चल रहा है, तो पेशेंट का बचना नामुमकिन है, लेकिन
उस केस में हम क्या करते हैं कि पेशेंट कम से कम पेन फील करे, उसकी जो वो हम कोशिश करते हैं कि जो उसकी नॉर्मल रूटीन जो दिनचर्या है उसको वो फॉलो कर पाए। यदि उसको सांस लेने में यदि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, यदि उसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस केस में हम सर्जरी करते हैं और जो मेजर पोर्शन है ट्यूमर का उसको हटाते हैं। तो वो उससे क्या होता है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है थोड़ी सी बेटर हो पाती है। तो इसको बोलते हैं पैलेटिव सर्जरी। एक होती है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। इसमें हम कोशिश करते हैं, मान लो कि सर्जरी के द्वारा किसी पर्सन का कोई पार्ट, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट को रिमूवल कर दिया और आप उसको उस प्रोसीजर को बोलते हैं मस्टेक्टोमी। यदि मस्टेक्टोमी के बाद हम दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक पेशेंट का जो अपीयरेंस रहे और जो उसकी नॉर्मल जो फंक्शनिंग रहे वो थोड़ी बहुत आ सके और उसकी अपीयरेंस नॉर्मल के नियर बाई आ सके, तो उस सर्जरी को हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो सर्जरीज में हमने 5 टाइप देख लिए: प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी, क्यूरेटिव सर्जरी, कंट्रोल सर्जरी, पैलिएटिव सर्जरी और लास्ट हमने देखा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो इस तरीके से हमारा बी पॉइंट भी खत्म हो गया सर्जरी वाला। नेक्स्ट हम चलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, कुछ मेडिकेशंस होती हैं, कैंसर जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो लगातार डिवाइड होती हैं। मैंने कल बताया था कि इनकी जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो एक तरीके से खत्म हो जाती है और माइटोटिक डिवीजन इनमें चलता रहता है और एक के बाद एक 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस तरीके से डिवाइड होने लगती हैं। और तो ये कीमोथेरेपी क्या करती हैं, जो मेडिसिन होती है वो कहीं ना कहीं वो सेल के डिवीजन को कम कर देती हैं, उसको रोक देती हैं, जो डीएनए जो रिप्लिकेट होता है उसको खत्म कर देती हैं, जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसको खत्म कर देती हैं। तो एक तरीके से वो कैंसर वहीं पे थोड़ा कम ग्रो करेगा। तो ये जैसे इसमें बताया गया है कि इनिबिट रिप्रोडक्शन ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल, जो न्यूप्लास्टिक सेल जो न्यू जो सेल्स बन रही है कैंसर में उनके रिप्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है, मतलब कम कर देता है, रोक देता है। तो फॉर बेटर रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी साथ में बायोथेरेपी एजेंट और देते हैं। कीमोथेरेपी जो ये मेडिसिन होती हैं, विनक्रिस्टिन होती है, जैसे कुछ एल्केलॉइड्स होती हैं, कुछ एंटी मेटाबोलाइट्स होती हैं, कुछ प्लांट एल्केलॉइड होते हैं, जैसे विनक्रिस्टिन होता है, विनब्लास्टिन होता है, और जैसे एल्कलाइन एजेंट जैसे साइक्लोफॉस्फेमाइड होता है। इस तरीके से एल्कलाइन एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डीएनए के रिप्लिकेशन को कम करते हैं। कुछ कंडीशंस में हम कीमोथेरेपी के साथ में बायोथेरेपी एजेंट और चलाते हैं, क्योंकि एक तो कीमोथेरेपी के जो अभी साइड इफेक्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे, साथ में जैसे कीमोथेरेपी उनके रिप्लिकेशन को कम करती है, उनके डिवीजन को कम करती है, और बायोथेरेपी क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। कुछ जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, कुछ इंटरफेरॉन्स होते हैं, वो हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं और जो उससे हमारी कैंसर से लड़ने की जो क्षमता है वो इंक्रीज होती है। तो ट्रीटमेंट का जो आउटपुट है वो ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। एक टर्म आती है इसमें नैडिर करके, NADIR आपने सुना होगा। ये जनरली जो इस टर्म का क्या मतलब होता है कि इस टाइम पे बोन मैरो एक्टिविटी, WBC काउंट जो होती हैं वो लोवेस्ट होती हैं। ये जनरली कीमोथेरेपी के बाद में 10 to 14 डेज के टाइम पे ये टाइम आता है। उस कंडीशंस में WBC काउंट बहुत लो हो जाती है और बोन मैरो की एक्टिविटी बिल्कुल लो हो जाती है, जिससे न्यूट्रोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इस तरीके से जो भी हमारी इन्फेक्शन से जो WBC लड़ती हैं और जो ब्लड क्लोटिंग का जो काम करती हैं थ्रोम्बोसाइट, उनकी जो काउंटिंग है वो मिनिमम हो जाती है। क्योंकि ये कीमोथेरेपी का एक साइड इफेक्ट है कि ये हमारे जो माइलोसप्रेशन बोलते हैं इसको, इसमें न्यूट्रोपिनिया, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और भी जो साइड इफेक्ट हैं जैसे फैटिग है, एलोपेसिया है। एलोपेसिया मतलब हेयर लॉस। कीमोथेरेपी से हम कई हमारे आसपास भी देखते हैं कि जिनको कीमोथेरेपी चलती है उनके हेयर लॉस हो जाते हैं। तो इस जो कंडीशन है, ये जो साइड इफेक्ट है इसको बोलते हैं नाडिर 7 to 14 डेज में। तो इस टाइम पे हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जो जरूरत होती है वो हमारा ध्यान रखने का काम है कि पेशेंट को किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग ना हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि यदि उसका इन्फेक्शन हो गया तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल वीक है, WBC जो फाइट करती हैं इन्फेक्शन से वो कम है, थ्रोम्बोसाइट्स कम है जो ब्लीडिंग को रोकती है। तो उस कंडीशंस में हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रिवेंट करें उसको इन्फेक्शन से और
ब्लीडिंग से, क्योंकि यदि हो गया तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमने कीमोथेरेपी के बारे में जाना। कीमोथेरेपी के बारे में हमने 2-3 चीजें जानी। एक तो नेडिर टर्म होती है, 10 to 14 डेज में आती है। इसमें WBC काउंट और बोन मैरो की एक्टिविटी लोएस्ट रेंज पे चली जाती है। और कीमोथेरेपी प्लस बायोथेरेपी एजेंट हमने जाना। कीमोथेरेपी किस तरीके से वो ड्रग्स काम करती हैं, क्या करती हैं वो, किस तरीके से बायोथेरेपी के एजेंट काम करते हैं, क्या इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं, तो इन सब के बारे में हम जाना। अब हम देखते हैं रेडिएशन थेरेपी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स रेडिएशन थेरेपी की। तो रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, ये भी कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती है। और इसका जो हम एक एडवांटेज लगा सकते हैं कीमोथेरेपी में, तो क्या होता है, कीमोथेरेपी में हम मेडिकेशन देते हैं तो वो अदर सेल्स को भी अफेक्ट करती है। तो उसके कंपैरिजन में रेडिएशन सेल्स जो हैं वो अदर सेल्स को मिनिमम एक्सपोजर रहता है, क्योंकि इनका जिस सेल पे इनका एक्सपोजर होगा वो सेल नॉर्मल सेल होगी, चाहे वो कैंसर सेल होगी, तो वो उनमें डिवाइडेशन बंद हो जाएगा। तो रेडिएशन थेरेपी का एक तरीके से एडवांटेज हम कह सकते हैं कि ये मिनिमम एक्सपोजर टू अदर सेल्स। अब हम इसकी साइड इफेक्ट की बात करते हैं। जो साइड इफेक्ट में मोस्ट कॉमन लिखता हूं ना, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है रेडिएशन थेरेपी का। अब मैंने जैसे मेटास्टेसिस में बताया था कि जो मोस्ट कॉमन रूट है कैंसर सेल का स्प्रेड का एक जगह से दूसरे जगह तक, तो वो ब्लड के द्वारा होता है। इसी तरीके से स्पेशल नोट करके लिखा गया है सॉन्डर्स में कि जो फैटिग होता है, जो थकान होती है, वो रेडिएशन थेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। और भी साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे एलोपेशिया है, लॉस ऑफ हेयर्स है, स्किन जहां से वो रेडिएशन जाती है तो वहां स्किन में भी चेंजेस आते हैं, स्किन में अल्ट्रेशन होता है, रेडनेस होती है प्रॉपर, और वो सारे साइड इफेक्ट हैं। लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा आपको ये तो याद रहना ही चाहिए कि फटीग जो है वो रेडिएशन थेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। अब हम रेडिएशन थेरेपी का डिवाइडेशन की बात करते हैं कि रेडिएशन थेरेपी दो तरीके से दी जाती है। एक तो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, उसको हम टेली थेरेपी भी बोल सकते हैं। टेली का मतलब वो दूर से, जैसे हम टेली कम्युनिकेशन होता है, अभी हमने कोविड के टाइम पे टेली मेडिसिन देखी थी, उसमें क्या करता है डॉक्टर, क्या करता है फोन से ही मेडिसिन लिखता है। और इसमें भी जो एक्सटर्नल जो थेरेपी होती है उसको टेली थेरेपी बोला जाता है। टेली मतलब दूर से, रेडिएशन जो सोर्स है वो दूर से रेडिएशन दी जा रही है। और दूसरी होती है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, उसका नाम होता है ब्रैकीथेरेपी। कई बार जैसे NHM में, CHO में, RRB में नाम पूछ लिया जाता है कि इंटरनल रेडिएशन थेरेपी का अन्य नाम क्या है, तो उसका नाम है ब्रैकीथेरेपी, ठीक है। और एक्सटर्नल का नाम है टेलीथेरेपी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, टेलीथेरेपी। इसमें क्या होता है कि इसमें रेडिएशन होती है जो पर्टिकुलर जो कैंसर का पेशेंट होता है उसी को अफेक्ट करती है। इसमें तो क्या करते हैं हम, रेडिएशन जो सोर्स होता है वो हम बॉडी के अंदर डालते हैं, तो वो क्या करता है, वो दूसरों के ऊपर भी, जो एक तरीके से पेशेंट ही रेडियो एक्टिव हो जाता है, वो दूसरों को, पेशेंट के अंदर से ही वो रेडिएशन आती है, क्योंकि रेडिएशन सोर्स उसके बॉडी के अंदर है, उसके टिश्यू के अंदर है। और इसमें क्या करते हैं हम, बाहर से रेडिएशन देते हैं तो ये दूसरों को हार्म की संभावना इसमें नहीं रहती है। लेकिन स्किन की केयर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्किन की केयर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारे टाइम पे बहुत क्वेश्चन आते थे ऐसे, स्किन की केयर कैसे करेगा वो पर्सन, मान लो किसी को रेडिएशन थेरेपी दी है तो वो पर्सन ही खुद स्किन की केयर के उसके स्टेप्स बता दिए जाते हैं कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी तरह का सॉप का यूज नहीं करना, किसी भी तरह के कॉस्मेटिक्स का यूज नहीं करना, माइल्ड सॉप यूज करना है, वार्म वाटर का यूज करना है, किसी भी प्रकार के कॉस्मेटिक्स का यूज नहीं करना। और बहुत ही मतलब जेंटल तरीके से, जो जहां से भी वो स्किन, जहां से जिस स्किन के पार्ट से वो रेडिएशन अंदर गई है, तो वो एरिया एक तरीके से बहुत ही सॉफ्ट हो चुका होता है, तो उसको बहुत जेंटल तरीके से डील करना होता है। तो उसमें ये स्टेप्स हैं कि वार्म वाटर का यूज करना है, मतलब जो ल्यूक वार्म वाटर एक तरीके से हम कह सकते हैं। और किसी भी प्रकार की मार्किंग्स, जो हम रेडिएशन थेरेपी में मार्किंग्स जो लगाई जाती हैं वो रिमूव ना हो पाए, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के पाउडर, ऑइंटमेंट का यूज नहीं करना है, और उसको एक्सपोजर से बचाना है, हीट के एक्सपोजर से, सन के एक्सपोजर से। तो ये जो चीजें हैं ये डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है।
तो और इनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इंटरनल रेडिएशन, इसका दूसरा नाम मैंने बता दिया ब्रैकीथेरेपी। अब ब्रैकीथेरेपी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो सील्ड और एक होता है अनसील्ड। ये सील्ड और अनसील्ड क्या है? सील्ड और अनसील्ड है कि जो भी हम जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं वो एक शील्ड में तो क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि उसको चारों तरफ से कवर कर दिया गया है। और अनसील्ड में क्या होता है, डायरेक्ट उसको ओरली भी दे सकते हैं, आईवी जैसे ब्लड के थ्रू आईवी जैसे हम इंजेक्शन देते हैं उस तरीके से आईवी भी दिया जा सकता है। अनसील्ड जो रेडिएशन रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं और शील्ड जो रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं वो एक उनके ऊपर चारों तरफ कवरिंग होगी, वो पर्टिकुलर जहां पे हमको जहां पे वो कैंसर सेल्स हैं उधर उस टिश्यू में हम उनको इम्प्लांट कर देते हैं और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होते, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। अनसील्ड होता है जो ओरली दिया जा सकता है, आईवी दिया जा सकता है और ये आफ्टर 48 आवर्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो किसी एक पेशेंट है, नाम दे देंगे कोई अंग्रेजी सा नाम दे देंगे नॉर्सेट में कि एक जैस्मिन नाम की एक पेशेंट है 45 ईयर्स की, वो सब उलझाने के लिए होता है। मेनली जो क्वेश्चन होता है वो लास्ट एक दो लाइन में हमें देखना होता है। एक जैस्मिन नाम की पेशेंट है, 48 ईयर्स है, उसको ब्रेस्ट कैंसर है और हमने मान लो उसको अनसील्ड रेडिएशन थेरेपी के द्वारा कोई भी उसका नाम दे देंगे रेडियो एक्टिव सोर्स का। अब वो कितनी देर बाद वो प्रॉपर रेडियो एक्टिव नहीं रहेगी, उसके एक्सक्रीटा है और पेशेंट है वो कितनी देर बाद रेडियो एक्टिव नहीं रहेगा। तो उसमें साफ सिंपल सा आंसर होता है कि आफ्टर 48 आवर्स ना तो क्लाइंट और ना जो उसके एक्सक्रीटा होते हैं बॉडी के जैसे यूरिन है, स्टूल है, वो कोई भी चीज रेडियो एक्टिव नहीं रहेगी। तो ये टाइम पीरियड ध्यान रखने वाली चीज है कि आफ्टर 48 आवर्स। उसमें एक ऑप्शन दे देंगे 24 आवर्स, 72 आवर्स, 48 आवर्स या आफ्टर 3 डेज, इस तरीके से वो करेंगे वो। तो उसका आंसर आएगा आफ्टर 48 आवर्स। ये चीज इसमें ध्यान रखने वाली है। दूसरी हम चीज बात करते हैं शील्ड। शील्ड में मतलब पेशेंट रेडियो एक्टिव है, उसके उस टिश्यू में रेडियो एक्टिव वो इम्प्लांट कर दिया गया है तो उसे प्राइवेट रूम में रखा जाता है। तो साथ में शिफ्टिंग की भी ध्यान रखी जाती है क्योंकि स्टाफ का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये ध्यान रखा जाता है 30 मिनट पर शिफ्ट, जो भी स्टाफ होता है उसको एक शिफ्ट में 30 मिनट ही पेशेंट के पास जाना अलाउ होता है और एक सिस्टमेटिक तरीके से पहले ही ऑर्गेनाइजेशन मैनर में काम को उस तरीके से डिजाइन कर लिया जाता है, फिर उस काम को तुरंत वहां पे करके आना होता है। और जो 16 ईयर से जो छोटे बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है। विजिटर्स को भी 30 मिनट्स के लिए अलाउ किया जाता है। विजिटर्स को बोल दिया जाता है 6 फीट दूर रहें, लेड एप्रॉन पहना जाता है। ये सब चीजें, ये सावधानियां रखी जाती है। उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने फीट दूरी पेशेंट से रखने की जरूरत है, कितने कितने मिनट की ड्यूटी लगा सकते हैं, 1 आवर या पर शिफ्ट नर्स प्रैक्टिशनर की, तो वो 30 मिनट। ये सारे एक तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पूरा साउंडर्स आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज लगी है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीजें यहाँ पे नोट डाउन की है। हालांकि आगे आने वाले समय में मैं 5-7-10 दिन के बाद पीपीटी के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करूंगा। उसमें मटेरियल भी ज्यादा कवर होगा और समझा भी अपन ज्यादा अच्छी तरीके से पाएंगे। तो अभी इसी से काम चलाते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये हमारे उसमें बहुत आता था कि यदि मान लो कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और शील्ड है और वो डिसलॉज हो गया है, सर्विक्स सपोज करो कोई किसी को सर्विक्स कैंसर है तो वहां से सर्विक्स कैंसर या फिर कहीं से भी वो डिसलॉज हो गया, मतलब वो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो अपने स्थान पे नहीं है, तो उस कंडीशन में हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप बिल्कुल सीधा लेटे रहिए, आपको ज्यादा हिलेंगे डोलेंगे तो उसके ज्यादा चांसेस हैं वो ज्यादा मतलब इधर उधर हो सकता है। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप पेशेंट को हम बोलेंगे कि वो लाई स्टिल रहे। दूसरा, हम लॉन्ग हैंडल फोरसेप्स आती है पकड़ने की, आपने देखा होगा ओटी वगैरह में रहती है। फोरसेप्स से कभी भी हाथ से उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को नहीं छूना है। लॉन्ग हैंडल फोरसेप्स आती हैं उनसे उसको पकड़ना है और लेड कंटेनर में उसको उस फोरसेप्स से उठा के डालना है। फिर क्या करना है, फिर इन्फॉर्म करना है जो कंसल्टिंग डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, उसको हमको इन्फॉर्म करना है और सबसे बाद में
डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो आजकल स्टेप्स भी हो सकता है कि मान लो एक नर्स है और इस तरीके से डिस्क्लोज हो गया है और उसने यहाँ तक लेड कंटेनर में रख दिया गया है, अब वो क्या करे, अब वो इन्फॉर्म करे या फिर डॉक्यूमेंटेशन करे। तो ये स्टेप वाइज ध्यान रखना जरूरी है कि चौथा स्टेप क्या है, इन्फॉर्म द ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि कोई सर्विक्स सर्वाइकल या फिर वेजाइनल इम्प्लांट है और तो उसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसकी सलाह से ही जो सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है वो करना चाहिए, ये उसमें लिखा हुआ है सॉन्डर्स में। और यदि किसी भी प्रकार के जैसे उसमें सीवियर डायरिया के सिम्टम आ रहे हैं, हिमेचूरिया आ रहा है, यूरिन में कोई ब्लड आ रहा है या फिर कोई एब्डोमिनल पेन आ रहा है या फिर टेम्परेचर अबो 100 हो चुका है, तो ये सब क्या है, टेम्परेचर का अबो 100 जाना, ये सब क्या है, ये इन्फेक्शन के चांसेस है। तो उस केस में तुरंत उनको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने सबसे पहले पेन देखा, फिर उसके बाद सर्जरी देखी, सर्जरी के पूरे टाइप देखे, फिर हमने कीमोथेरेपी देखी और उसके बाद हमने रेडिएशन थेरेपी भी देख ली। तो इम्पोर्टेंट चीजें मैं वैसे साथ में ही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।